के पाठ में कुछ शब्द आए थे, मंदो मंद अथवा मंदोच और शीघ्र अथवा शीघ्रोच। उनको समझना है। ग्रहों के भगत तो हम समझ लेते हैं कि एक युग महायुग में भमंडल में वो कितनी बार चक्कर काटे हैं। पर अब ये मंदोच शीघ्रोच क्या है वो समझना है। वो समझने के लिए पहले समझना होगा कि हम ज्योतिष शास्त्र पढ़ते हैं तो यहाँ पृथ्वी को केंद्र मानकर पृथ्वी सापेक्ष गतियों को देखते हैं। वास्तव में ग्रह सूर्य के चक्कर काट रहा है, सूर्य पूरे आकाश गंगा के चक्कर काट रहा है, ये हम नहीं देखते क्योंकि हम धरती पर खड़े हैं, धरती से ही सब चीजों को देखते हैं। तो गणना की सुविधा धरती सापेक्ष इन ग्रहों को देखने में ज्यादा है। इसमें कोई यंत्र नहीं चाहिए, कोई बहुत ज्यादा गणित नहीं चाहिए, बहुत ज्यादा कुछ ऐसे उस प्रकार की चीजें नहीं चाहिए। हम अपने रात को आंखों से ही इन ग्रहों को देख के उनकी स्थिति आदि समझ सकते हैं, उसके अनुसार गणना आदि कर सकते हैं। तो इस कारण से हमारे प्राचीन जो विद्वान थे ज्योतिष के, वे सारे पृथ्वी को केंद्र मानकर अपनी गणनाएं बताई है, उसी दृष्टि से वे देखते हैं। यहाँ गणित मुख्य है, वास्तविकता क्या है यानी कौन किसके चारों तरफ घूम रहा है ये मुख्य नहीं है। गणित कि हम ग्रहों के आकाश में स्थिति देकर समय की गणना करें, तो उसमें क्या ग्रहों को जब हम देखते हैं और उनकी गति को देखते हैं तो वो एक समान गति से आगे नहीं चलते। ये जैसे बुध की गति है, ये केंद्र में, ये केंद्र में पृथ्वी है। पृथ्वी की दृष्टि से सूर्य पृथ्वी की चक्कर काट रहे, जब हम पृथ्वी पर खड़े होकर देखते हैं तो सूर्य का चक्कर काटते हुए हम देखेंगे। और बुध जो है सूर्य का चक्कर काट रहा है, भले आप ये बात देख नहीं पाते, पर ये तो सत्य है कि बुध जो है सूर्य का चक्कर काट रहा है और पृथ्वी जो है इसकी चक्कर सूर्य काट रहा है। तो इस प्रकार की स्थिति हमें देखने को मिलता है। अब इसको थोड़ी सी गति देखेंगे। पृथ्वी से अब बुध का अपने आप जो है सूर्य का चक्कर काट रहा है, अगर पृथ्वी से देखेंगे तो कैसे दिखेगा, देखिएगा ये आगे बढ़ रहा है, आगे यहाँ गति तेज हो रही है और उल्टा भी हो रहा है, फिर वापस सीधा हो रहा है, फिर वापस आगे आ रहा है। यहाँ गति बंद हो रही है। जब पृथ्वी सूर्य की दूसरी तरफ बुध है तो गति मंद है, पृथ्वी और सूर्य के बीच में बुध है तो गति ज्यादा है। ये आप देख सकते हैं। इसमें जहां गति सबसे कम है इस बिंदु पर, इसको मंदोच कहते हैं, या मंदोच संबंधी ये बिंदु है। जहां सबसे ज्यादा है वो शीघ्रोच है, ये शीघ्रोच संबंधी बिंदु है। जहां शीघ्रोच है वहां कुटिल गति होती है, वो आगे ज्यादा आगे बढ़ा तो थोड़ा सा पीछे होके वापस आगे बढ़ा, ये थोड़ा सा पीछे भी गति करता है, जिसको वक्र गति कहते, कुटिल गति कहते हैं। तो थोड़ा सा पीछे बढ़कर फिर वापस आगे आते हैं। शीघ्रोच जहाँ है वहां वक्र गति होती है और बाकी मंदोच जहाँ है वहां केवल ऋजु गति होती है। तो ये जो बिंदु है मंदोच और शीघ्रोच की, ये भी स्थिर नहीं है, ये भ्रमण करते रहते, कभी यहाँ कभी वहां, आगे के आगे बढ़ते रहते हैं। तो आगे के आगे बढ़ते रहते हैं तो इनके भी भगन बनते हैं, भचक्र में ये भी भ्रमण करते हैं। यद्यपि ये जो बिंदु आपको यहाँ दिख रहे हैं, ये इसका एकदम सीधा सीधा संबंध ज्योतिष वाले शीघ्रोच मंदोच से हो आवश्यक नहीं है, पर इनसे जुड़े हुए हैं। वो ऊहात्मक कल्पनात्मक बिंदु है, पर इन पोजिशंस के साथ वो जुड़े हुए हैं। तो ये है शीघ्रोच और मंदोच।
तो ये मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा। आप देख सकते हैं, मैं अब इसको हाथ से चला रहा था, अब इसको अपने आप चलने का देख रहे देखिए, धीमे और यहाँ तेज हो रहा है, धीमे और ये तेज है, धीमे और तेज है। जो ऊपर की तरफ धीमे हो रहा है, नीचे की तरफ तेज हो रहा है, ये आप अनुभव कर सकते हैं। तो इस कारण से ये शीघ्रोच्च और मंदोच्च है। तो इसको इस प्रकार समझना चाहिए। और ग्रह की वास्तविक स्थिति को पता करने के लिए शीघ्रोच्च और मंदोच्च का बहुत ज्यादा काम होता है। एक मध्यम ग्रह होता है कि इसका एवरेज यानी एवरेज स्पीड एक समान गति, जैसे घड़ी की सुई में चलता है उस प्रकार एक समान गति मानकर हम पहले ग्रह का एक कोई पोजीशन हम पता कर लेते हैं, जिसको मध्यम ग्रह कहते हैं। आज के दिन में कहा है एवरेज स्पीड मानकर, फिर उससे काम नहीं चलेगा, वास्तव में कहा है पता करना है तो ये मंदोच्च और शीघ्रोच्च संबंधी उसके कुछ संस्कार करने पड़ते हैं, और उस संस्कार के अनुसार उसकी वास्तविक स्थिति पता चलेगा भवमंडल के अंदर। तो ये मंदोच्च और शीघ्रोच्च है। इसके अलावा एक पाठ है जिसको हम आगे बताएंगे, आज इतना पर्याप्त है। अब पाठ हम आगे बढ़ाएंगे। कल 33 सूत्र तक हो गए थे, अब आगे है भानामष्टाक्षि वस्वद्री त्रिद्विद्यष्ट शेरेन्दवः। भानाम यानी नक्षत्राणाम, नक्षत्र भी भ्रमण करते हैं। हम देख सकते हैं नक्षत्र भी स्थिर नहीं रहते हैं, उनका उदय अस्त होता रहता है। और आज हम नक्षत्र को किसी जगह देखते हैं, कल वो थोड़ा सा आगे बढ़ा हुआ मिलेगा। और रात को ही हम देख सकते हैं आगे बढ़ा हुआ, रात को शुरू में आप सूर्यास्त होने के बाद जब नक्षत्र दिखने लगते हैं उस समय जहाँ है, बाद में देखेंगे एक दो घंटे बाद थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ मिलेगा पूर्व से पश्चिम की तरफ, वो भ्रमण करते जाएंगे। तो ये भी चक्कर काटते हैं। तो इनकी जो चक्कर है वो बताया जा रहा है। भानाम अष्टाश्वी वस्वद्री, अष्टाक्षि वस्वद्री त्रिद्विद्यष्ट शरेन्दवः बोधया भगनैः स्वैः पूरा स्वस्वोदया युगे। एक युग में नक्षत्रों के इतने उदय होंगे धरती पर, क्योंकि बाकी ग्रहों का तो भमंडल में चक्र हम गिन सकते हैं, पर स्वयं भमंडल का चक्र हम किस में गिनेंगे, इससे इनके चक्र उस रूप में नहीं है। ये भोदय है, यानी नक्षत्रों का उदय। विशेष रूप से नक्षत्र चक्र का आरंभ होता है अश्विनी के आरंभ से, तो अश्विनी का जो उदय हो और उसके बाद दोबारा अश्विनी का उदय हो, वो एक चक्र माना जाएगा। तो जितने बार अश्विनी का उदय हो उतने नक्षत्रों का चक्र माना जाएगा, और उसकी संख्या ये बताई है। तो ये उल्टा क्रम से लिखना होता है। अष्ट तो 8 है, अक्षी 2 है, वसु 8 है, आद्री यानी पहाड़, वो 7 पहाड़ प्रसिद्ध थे। त्रि द्वि ये संख्याएं है, और फिर द्वि 2 है, अष्ट, फिर शर यानी 5, इंदु 1। तो इस प्रकार नक्षत्रों के भगण हैं, और ये कितने बनते हैं? 1,58,22,37,828। ये नक्षत्रों का भगन शब्द यहाँ प्रयोग किया, बाकी वो सही नहीं है। इतने नक्षत्रोदय है, नक्षत्रों का भ्रमण है। और
इस नक्षत्र के जो संख्या है, नक्षत्र के भ्रमण की संख्या है, प्रत्येक ग्रह अपने अपने भगन कम करेंगे उतने अपने अपने उदय, यानी उस ग्रह का उदय आ जाएगा। यानी नक्षत्रों का भ्रमण का ये जो संख्या है, इस पे बुध के जितने भगन है उसको घटाएंगे तो बुध का कितने उदय होंगे ये आ जाएगा। इसी प्रकार शुक्र के भगन घटाएंगे तो शुक्र के कितने उदय होंगे ये आ जाएगा। इस प्रकार प्रत्येक ग्रह के अपने भगन इस नक्षत्रों के संख्या में से घटाएंगे तो उसके उदय आ जाएंगे। तो इस प्रकार सभी ग्रहों के उदय अस्त की, या अस्त की बात तो हम नहीं करेंगे, जो उदय हुआ तो वही अस्त है। तो नक्षत्रोदय कितने होते हैं महायुग में, वो भी हम इन नक्षत्रों के भ्रमण की संख्या के द्वारा पता कर सकते हैं। अब चांद्रमास की चर्चा, चांद्र और सूर्य मास की चर्चा हो रही है। भवन्ति शशिनो मासाः सूर्येन्दु भगनान्तरम। सूर्य और चंद्र के भगनों का जो अंतर है वो चांद्रमास है। तो सूर्य के भी भगन पहले बताए हैं, युगे सूर्य शुक्रानाम इत्यादि, वो सूर्य के भगन है, और आगे चंद्र का भी बताया है। तो इसमें से चंद्र के भगन ज्यादा है, उसमें से सूर्य का घटा देंगे तो जो आएगा वो चांद्रमास है। तो चांद्रमास आ गया, उसमें से सौर मास को घटाएंगे। सूर्य के भगन स्वयं सूर्य के संवत्सर है, उसको 12 से गुणा करेंगे तो सूर्य मास है। जो चांद्रमास से सूर्य मास घटाएंगे तो वो अधिमास, क्योंकि एक वर्ष में सूर्य के 12 मास होते हैं तो चंद्र के 12 मास से थोड़ा सा ज्यादा होता है, जो लगभग 3 वर्ष में मिलकर एक मास जैसा बन जाता है। यानी एक साल में चांद्रमास के 12 मास पूरा होने के बाद लगभग 9.5-10 दिन अतिरिक्त रह जाता है। तो इससे 3 साल में एक मास चांद चंद्र का हम बढ़ा देते हैं, उसको अधिमास कहते हैं। तो एक युग में कुल कितने अधिमास है वो हम चांद्रमास सूर्य मास इन दोनों का अंतर, चांद्रमास ज्यादा होते हैं तो उनमें से सूर्य मास घटाएंगे तो वो अधिमास बन जाएगा। यानी चंद्रमा के एक युग में कितने अधिमास में ये आ जाएगा। ये सब स्वयं गणित करके देखेंगे तो और अच्छा सा समझ में आएगा। पढ़ाते समय सुनेंगे समझ में तो आएगा, पर स्वयं वो करके देखेंगे तो और ज्यादा अच्छा होगा। अब आगे तिथि क्षय की बात कर रहे हैं। आप जानते हैं चांद्र तिथियों का हम संकल्प पाठ में प्रयोग करते हैं। कई बार जो है एक ही तिथि 2 दिन चलता है, कई बार बीच में एक तिथि लुप्त होता है। तो एक ही तिथि 2 बार चलने के क्रम कम आता है, लुप्त होने की बात ज्यादा आता है। कुल मिला के चांद्र तिथियां जो है वो कम हो जाते हैं। सावनाहानि चांद्रेभ्यः द्युभ्यः प्रोज्यति तिथिक्षयाः। एक तो सावन अह का मतलब दिन, सावन दिन। सावन दिन कहते हैं सूर्योदय से अगले सूर्योदय तक, सूर्य के आधार पर सावन दिन का निश्चय किया जाता है। उसको भूमि सावन दिन भी कह सकते हैं, कहते हैं। तो सावन दिनों में से चांद्र दिन घटाएंगे, क्योंकि चांद्र दिन सावन दिन की अपेक्षा कम होंगे, तो उतनी तिथिक्षय माना जाएगा। चंद्र का जो है ना तिथिक्षय माना जाएगा। अब चंद्र के अधिमास भी हमने जान लिया, तिथिक्षय भी जान लिया। अब सावनाहानि कहा है तो उसकी व्याख्या कर रहे हैं। उदयाद उदयम भानोः भूमि सावन वासरः। सूर्य के एक उदय से अगले उदय तक का जो काल है उसको भूमि सावन, सावन रूप से सावन दिन कह देते हैं, या भूमि सावन दिन भी कहते हैं। वासर का मतलब यहाँ दिन है। तो सूर्य के उदय से उदय तक भूमि का सावन दिन है। तो अभी हमें अधिमास को भी पता करने की बात बताया है और तिथिक्षय भी पता करने की बात बताया है।
अब एक महायुग में पृथ्वी के सावन दिन कितने हैं बताया जा रहा है। वसुद्वेष्टाद्रि रूपांक सप्ताद्रि तिथयो युगे चांद्राह। ये पहले जो बताया है वो पहले, क्योंकि भूमि सावन वासर की बात आ रही है तो उसी संबंधी ये दिन है। वसुद्वेष्टाग्नि वसु तो 8 है, द्वि 2 है, अष्ट है, अद्रि 7 है, रूप 1 होता है, अंक 9 होते हैं, सप्त 7 है, अद्रि 7 है और तिथियां 30 होते हैं। तो इतने सावन दिन है। नहीं, तिथियां 15 होते हैं। 15 दो बार रिपीट होते हैं, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष, तो तिथि शब्द से 15 लिए जाते हैं। तो इसको डालने पर जो दिन आते हैं वो 1,57,79,17,828 सावन दिन है। चांद्र काष्ठ खख व्योम खाग्नि खर्तु निशाकरा। खा तो शून्य है, अष्ट 8 है, खा 2 शून्य है, व्योम भी शून्य है, फिर खा भी शून्य है, यानी 4 बार शून्य आ गया बीच में। अग्नि 3 है, फिर खा शून्य है, ऋतु 6 है, निशाकर 1 है। निशाकर का मतलब चंद्रमा अर्थात 1 है। तो उसी प्रकार देखेंगे 1,60,30,80,000 ये चांद्र तिथियां है। तो सावन दिन भी है, चांद्र तिथियां भी है, अंतर जो है वो तिथिक्षय है। षड्वहनि त्रिहुताशांक तिथयश्चाधिमासकाः। ये जो बताया है ये अधिमास की तिथियां हैं। ये 1,15,93,336 ये अधिमास है। ये तिथि 15 के लिए है यहाँ, ये अधिमास है। तिथिक्षया यमार्थाश्विद्वेष्टव्योम शराश्विनः। तिथिक्षय जो है, हालांकि फॉर्मूला बताया इसके बाद भी वो कितने बनते हैं ये भी गणित करके स्वयं आचार्य बता रहे हैं। यम 2 है, अर्थ इंद्रियार्थ 5 है, अश्वि 2 है, द्वि 2 है, अष्ट 8 है, व्योम 0 है, शर 5 है और अश्वि फिर 2 है। तो इतने तिथिक्षय है। तो ये बनते हैं 5 अरब नहीं, 51 करोड़ 5,18,40,000। नहीं, ये कुछ गड़बड़ हो रहा था। 2,50,82,252 ये तिथिक्षय है। और सौर मास तो बहुत सरल है, 100 वर्षों को 12 से गुणा कर लेंगे तो सौर मास आएंगे। वो भी गिन के बताया जा रहा है। खचतुष्क समुद्राष्टक उपंच रवि मासक का। ख चतुष्क यानी 4 बार शून्य है, फिर समुद्र 4 है, फिर अष्ट 8 है, कु 1 है और 5 इतने रवि मास है, सूर्य के मास है। और वो होंगे 5,18,40,000। तो इस प्रकार ये सारे विषय बताए हैं। भवन्ति बोधया भानु भगनैरूडिता क्वहाः। भानु भगनैः ऊनिताः क्वहाः, यानी चंद्रमा के भगनों से नहीं, सूर्य के भगनों से जो कम किया गया जो पृथ्वी के जो दिन है वो भाग के उदय यानी नक्षत्रोदय होते हैं। अर्थात नक्षत्र भगन को सौर मास से घटाएंगे तो वो सावन दिन होते हैं। भवन्ति बोधया
भानु भगणे ही उनिता वो भोदया यानी नक्षत्रों के जो भ्रमण के जो समय है जो संख्या है उसमें से भानु भगन चंद्र सूर्य के भगन कम करेंगे वो पृथ्वी के दिन यानी 52 दिन आएंगे। पहले भी बताया था, दोबारा उसकी आवृत्ति कर रहे हैं। तो ये कुछ दिनों की संख्या की दृष्टि से बताया जा रहा है, क्योंकि सौर और चांद्र और सावन दिन ये तीन अलग अलग प्रकार के दिन हैं। एक वर्ष में 360 सावन दिन होते हैं। एक वर्ष में लगभग 370 के आसपास में चांद्र दिन होते हैं, किंतु सावन दिन 365 से थोड़ा सा ज्यादा होते हैं। ये अंदाज है, तीनों अलग अलग होने से एक महायुग का ये सारा संख्या बताया है। अब कल्प में कुछ संख्याएं बताए जा रहे हैं। अधिमास सोन रात्र्यक्ष चांद्र सावन वासराः ये ते सहस्र गुणिता कल्पे स्युर्भगनादयः। तो अधिमास है और ऊन रात्रि यानी तिथिक्षय है और नक्षत्र के दिन है, चांद्र दिन है, ये सारे जितने महायुग में बताए हैं वो उनको 1000 से गुना करेंगे तो ये कल्प के सारी संख्या आएगी, क्योंकि ये कल्प में 1000 महायुग होते हैं। तो एक कल्प में यदि हमें करना है तो 1000 से गुना करो। ये बहुत सरल बात है। अब कुछ चीज बचे थे, यानी हमें वास्तव में क्या क्या गणित चाहिए। सभी ग्रहों का अपने भगन, अपने मंदोच, अपने शीघ्रोच, अपने पात, इसके अतिरिक्त भ्रमण की संख्या, तिथि क्षय, चांद्रमास यानी अधिमास की संख्या, सावन दिन, ये सारी चीज हमें चाहिए। तो ये सारे चीज चाहिए, उनमें से कुछ बताया है जो बचे हैं। अभी तक तो महायुग की संख्या बताए हैं, पर जिनकी संख्या बहुत थोड़ी होती है महायुग में वो पूरे हो नहीं पाते हैं, तो उनका पूरा कल्प के लिए वो संख्या बताया जा रहा है। तो ये मंदोच्चादि जो है ये पूरे कल्प में वो संख्या बताया जा रहा है। प्रागते सूर्य मंदस्य, सूर्य का जो मंद है ना पश्चिम से पूर्व चलता है। कल्पे सप्ताष्ट वह्नयः, एक कल्प में सप्त अष्ट और वह्नि तीन यानी 387 ये सूर्य के मंद की संख्या है। कौजस कौजस्य वेद ख यमाः, वेद 4 है, खा 0 है और यम 2 है ने 204 ये कुज संबंधी यानी मंगल संबंधी ये मंदोच है, मंदोच के भगन है। बौद्धस्याष्टार्तु वह्नयः, अष्ट ऋतु 6 और वह्नि 3 368 ये बुध के भगन है यानी मंदोच के। खखरंद्राणि जैवस्य, जैव बृहस्पति, जीव बृहस्पति को कहते हैं। तो जीव संबंधी जो मंदोच है वो ख ख 0 2 बार और रंध्र 9 यानी 900 बृहस्पति के हैं। शौक्रस्यार्थ गुणेशवः, शुक्र के जो भगन है वो अर्थ गुण ईशु, अर्थ 5 है, गुण 3 है और ईशु 5 है, तो 535 ये शुक्र के भगन है। गोग्नय शनि मंदस्य, शनि का जो मंद है वो गोग्नय, गो शब्द से यह एक मिनट, गो शब्द से नौ लिया है, तो गो शब्द का नौ से क्या संबंध है वो मैं भी नहीं जानता हूं, पर गो शब्द से नौ लिया है। तो गो नय यानी 3 और 9 39, ये सबसे ज्यादा इसकी कम है, मंदोच की संख्या है। तो ये हम
विभिन्न ग्रहों के मंदोच्चों की बात जानी है। अब आगे बात आदि की भी बात होगी, तो वो आगे हम देखेंगे। तो आज पाठ हम यही विराम देते हैं ओंकार के साथ। हो